नमस्कार आप सभी को। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है। मेरा नाम है अमन बहल और वाईटी की एडिटोरियल क्लास आप अभी देख रहे हैं। इस एडिटोरियल क्लास को मैं सोमवार से शुक्रवार मंडे टू फ्राइडे शाम में लेकर के आता हूं, ताकि किसी भी न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल को पढ़ करके आप अपने एग्जाम्स का इंग्लिश का सेक्शन कवर कर सकें। अब वो एग्जाम एसएससी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है। तो अंग्रेजी के 3 एस्पेक्ट्स हैं या पहलू हैं, रीडिंग, ग्रामर और वोकैब। तीनों को इस आधे घंटे की क्लास में हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट की क्लास में आपको पता लग जाएगा आप बिल्कुल सही जगह पे हो बेसिक से इंग्लिश को सीखने की। कह रहा है जी कंपाउंडिंग गेन्स। देखिए कंपाउंडिंग तो आपको पता ही है, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में। और गेन्स क्या होते हैं? मुनाफे। जब आपके मुनाफे लीनियर ना होकर के कंपाउंडिंग होते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मुनाफा ले रहे हो। आप 100 रुपए पे हर साल 10 रुपए कमाते हो, ऐसा नहीं है। पहले साल 10 रुपए कमाओगे, दूसरे साल 11 रुपए, तीसरे साल उसका भी 10%। तो कह रहे हैं ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हमें जो गेन्स या मुनाफे हो रहे हैं ना, वो कंपाउंडिंग है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं और क्यों हमें मुनाफा हो रहा है, टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, इससे पता लगेगा। कह रहा है जी द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्ड्स ऑन 7 रीसेंट एफटीएज। कह रहा है ये जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो इंडिया ने एक ट्रेड का एग्रीमेंट किया है न्यूजीलैंड के साथ कि आप अपना सामान लाओ, भारत में बेचो, हमारा सामान न्यूजीलैंड में ले जाओ, वहां बिकवाओ। कह रहा है ये एग्रीमेंट जो है ना, ये एक बड़ा अच्छा काम करता है बिल्ड ऑन करने का। बिल्ड ऑन करना यानी किसी नींव के ऊपर इमारत बनाना, छोटे मुनाफे पे बड़ा मुनाफा करना। तो ये एग्रीमेंट जो है पहले हुए मुनाफों के ऊपर और मुनाफा करेगा, बिल्ड ऑन करेगा। और कौन से एग्रीमेंट्स? जो पहले रिसेंट में 7 एफटीएज या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से कर लिया, यूएई से कर लिया, यूरोपियन यूनियन से कर लिया, यूके से कर लिया, कनाडा से भी है। तो कह रहा है ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम जो कर चुके हैं ना, उनके ऊपर ये नया वाला एग्रीमेंट जो है चक्रवृद्धि ब्याज देगा, हमें मुनाफे पे मुनाफा बिल्ड करेगा। चलिए सेंटेंस कोई भी पढ़ो तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, उसका सब्जेक्ट पकड़ो और उसकी वर्ब पकड़ो। सब्जेक्ट वो होगा जिसने या तो काम किया होगा या जिसके ऊपर काम हुआ होगा बेचारे के ऊपर। तो इस केस में सब्जेक्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसका काम क्या है, इसने बिल्ड ऑन किया है। बिल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मैंने आपको बता दिया। कुछ आपने पहले छोटा सा काम किया, फिर उसको ऊपर आगे से आगे बढ़ाते हो। पहले आप डिप्लोमा करते हो, फिर डिग्री करते हो, फिर एक्सपीरियंस लेते हो, तो एक ही चीज को बिल्ड ऑन किए जा रहे हो ना, तो यही कहलाता है बिल्ड ऑन करना। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी डिटेल में हम देखेंगे क्या होते हैं, आर्टिकल में आ जाएगा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएंगे। ये जो भारी भरकम वर्ड्स हैं, डिमिन्यूटिव, ओवरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग, इनको अपने ब्रेक करके समझेंगे ताकि दिमाग में बैठे, याद ना करने पड़े आपको। तो 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स फटाफट देख लेते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, आपके प्यार के ऊपर ही चैनल चलता है। और साथ ही एक सवाल भी आपके लिए, न्यूजीलैंड के आगे द क्यों लगा हुआ है? आपने अभी तक जितना पढ़ा है, सीखा है अंग्रेजी को, आपको पता है कंट्रीज के नाम के आगे द नहीं लगता जब तक उनके पीछे एस ना आ रहा हो या फिर उनके नाम में यूनाइटेड ना आ रहा हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है तो लग जाता है, फिलीपींस में एस आता है पीछे तो आगे द लग जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड में ना पीछे एस आता है ना इसके नाम में यूनाइटेड आता है। तो क्या मजबूरी थी इस ऑथर की कि न्यूजीलैंड के आगे इसको द लगाना पड़ा? जवाब अपना कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, देखिए कितने लोगों को पता है। मेरा जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा बीच में। चलिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आने से कुछ घंटे पहले ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी क्लास होने वाली है, क्या नोट्स हैं, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाता है। साथ में आप इसमें चैट भी कर सकते हो, आपस में बात भी कर सकते हो। सर्च कर लेना इस ग्रुप को, टेलीग्राम पे मिलेगा। उसी के साथ में वाईटी ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। इस ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, कोर्सेज के सहारे, लेकिन बहुत अफोर्डेबल जो है फीस के अंदर। जैसे 475 के अंदर हमारा सुपर हिट कोर्स है राइटिंग का, 50-60 घंटे में इसमें आपको इंग्लिश में लिखाना सिखाया गया है। बेसिक से सेंटेंस कैसे बनाओगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे जाएंगे आपके बैंक्स, एसएससी या सिविल सेवाओं के लिए। यू कैन अवेल दिस कोर्स। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है एसएससी बैंकिंग की इस साल, रेलवे की, डिफेंस की, आप इंग्लिश अनलोड कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 2026-27 के सारे एग्जाम्स जिनमें ऑब्जेक्टिव पेपर आए, रीडिंग आए, वोकैब आए, ग्रामर आए, क्लोज टेस्ट आए, इस पूरे सिलेबस का हमने पैकेज बना दिया इस कोर्स में। आप यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इंग्लिश अनलॉक्ड। चलिए सिलेक्शन के लिए बनाए गए हैं सारे कोर्सेज।
सिविल सेवाओं वालों के लिए मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स भी है हमारा, जो कि राइटिंग स्किल्स कोर्स का ही बड़ा पार्ट है, बड़ा ही फॉर्म है। ये 150 घंटे का कोर्स है, जिसमें सी सेट से लेकर के आंसर, एस्से, प्रेसी राइटिंग, हर एस्पेक्ट हम आपको कवर करवाते हैं। कोई भी क्वेरी हो हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, आप इस पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। आ जाए वोकैब पे। पहला वर्ड है आज का अंडरवेलमिंग। देखिए, वेलम का मतलब होता है डुबोना या बोझ से डालना, बोझ डालना। जैसे अचानक से आप बैठे हैं, पानी आ जाए, आप बह जाएं उसमें, या आपके ऊपर कोई वजन रख दे, तो ये वेलम कर दिया आपको। अब बताओ अंडरवेलमिंग क्या होता है। आपको दूर से दिख रहा था वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर रखा गया आपको पता लगा ये तो बड़ा हल्का है यार। आपको दूर से लग रहा था पानी बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन जैसे पानी आपके पास से गुजरा आपको लगा कि पानी में उतना प्रेशर नहीं है। तो अंडरवेलमिंग वो चीजें हैं जो आपको दूर से लगती थी या पहले सोच के लगती थी कि बहुत एक्साइटिंग होगी, बहुत इफेक्टिव होंगी, बहुत जोरदार होंगी, लेकिन आपकी अपेक्षा से कम प्रभावशाली निकले और कम जो है इफेक्टिव निकले। थोड़ा एग्जाम्पल देके कहानी करके बताया, और ये कहानी मन से नहीं बनाई मैंने, अंग्रेजों ने बनाई ये कहानी, मतलब अंग्रेजों ने इस वर्ड को ऐसे बनाया है। तो अंडरवेलमिंग आप समझ गए। चलिए, द मूवी वॉज अंडरवेलमिंग डिस्पाइट हाई एक्सपेक्टेशंस। ये मूवी जो है बहुत ज्यादा जो है जोरदार नहीं निकली, अंडरवेलमिंग सी रही। और कैसे? बावजूद हाई एक्सपेक्टेशंस के या ऊंची ऊंची आशाओं के। अब ऐसी चीजें जो बहुत जोरदार नहीं होती, जो ना बहुत खराब हो ना बहुत अच्छी हो, तो उनके लिए दो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है लैक लस्टर, इसको बोलते हैं पिछड़ा हुआ, और एक है जी मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब वो बता दिया मैंने आपको, ना तो बहुत एक्सेप्शनल ना बहुत बिलो एवरेज, मीडियोकर बीच का। तो ये अंडरवेलमिंग के अच्छे सिनोनिम्स हैं, याद रखें इनको। अंडरवेलमिंग का बिल्कुल उल्टा होता है जी ओवरवेलमिंग। आपको लग रहा था 10 किलो वजन है, जब रखा गया ऊपर तो पता लगा 50 है। ऐसी चीज जो अपेक्षा से ज्यादा प्रभावशाली निकले, रिमार्केबल हो, आउटस्टैंडिंग हो। चलिए, ऐसे ही अगला वर्ड आज की क्लास में आएगा डिम्यूनिटिव। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, छोटा करना, आकार में, मात्रा में, साइज में या महत्वपूर्णता में, इंपॉर्टेंस में। डिमिनिश, वहीं से वर्ड बनाया हुआ डिम्यूनिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में। ऐसी कोई चीज जो आकार में बहुत छोटी हो गई हो, स्केल में, साइज में या इंपॉर्टेंस में, डिम्यूनिटिव। चलिए यूज करके दिखाते हैं। द डिम्यूनिटिव रोल इन द प्रोजेक्ट डिड नॉट रिड्यूस इट्स ओवरऑल इंपॉर्टेंस। उसका जो छोटा सा रोल था, पहले बहुत बड़ा होगा लेकिन बाद में ना छोटा सा रह गया, तो एक छोटा सा जो रोल था ना इस प्रोजेक्ट में, भूमिका थी, उसने रिड्यूस नहीं किया उसकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस को। छोटा रोल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बावजूद साइज में छोटा होने के, ऐसा समझ लो। तो डिम्यूनिटिव यानी आकार में साइज में छोटा, इसका उल्टा होता है सब्सटेंशियल, जो आकार में साइज में बड़ा हो। अच्छा, डिम्यूनिटिव के लिए एक अच्छा अंग्रेजी में इडियम है, स्टॉर्म इन अ टी कप। थोड़ा कहानी करके बता रहा हूं, प्यारी इडियम है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है। देखिए, एक चाय का कप लो और उसमें चम्मच लेके घुमा दो, तो एक चक्रवात सा आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, है ना, साइक्लोन सा आ जाएगा। पानी घूमेगा, चाय घूमेगी गोल गोल चम्मच से, लेकिन वो चक्रवात, वो साइक्लोन जो है ना, वो चाय के कप में है, किसी को नुकसान नहीं दे रहा। अगर आप उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगो कि तूफान आ गया, तूफान आ गया, देखो मेरे कप में, तो ये ऐसी बात जो बहुत छोटी होती है साइज में, महत्वपूर्णता में, लेकिन उस पर जोर खूब मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है, ऐसी चीजों को बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। हिंदी में बोलते हैं इसको खोदा पहाड़ निकली चूया, या राई का पहाड़ बनाना। समझ गए, स्टॉर्म इन अ टी कप। चलिए, अगला वर्ड आज की क्लास में आएगा जी रिकैलिब्रेशन। देखिए, पहले के जमाने में टीवी वगैरह आपने देखे होंगे, रेडियो भी यूज किया होगा शायद, उसको फाइन ट्यून करना पड़ता था। एफएम लगाओ, एएम लगाओ, गोल गोल उसका बटन घुमाते थे, या टीवी के एंटेना को बार बार छेड़ते थे, जहां उसका सही से सिग्नल आए, टीवी चलने लगे। यही कहलाता था रिकैलिब्रेशन करना। अब वो आप क्या कर रहे थे, आप सिग्नल्स के हिसाब से अपने डिवाइस को कैलिब्रेट कर रहे थे या एडजस्ट कर रहे थे। तो जरूरत के हिसाब से जब आप कोई एडजस्टमेंट करें, अब ये रेडियो टीवी छोड़ दो, वैसे जरूरत के हिसाब से जब भी कोई एडजस्टमेंट करें किसी और चीज में, तो आप करते हैं उसको रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेट वर्ब है, रिकैलिब्रेशन एक नाउन है। पॉलिसी रिकैलिब्रेशन वाज नीडेड आफ्टर द इकोनॉमिक स्लोडाउन। पॉलिसी में, कानून में, नीतियों में एक रीएडजस्टमेंट की जरूरत थी, रिकैलिब्रेशन नीडेड था इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद, आर्थिक मंदी के बाद। स्लो डाउन मतलब मंदी, इकोनॉमिक आप समझते हैं। चलिए, इसको रीअलाइनमेंट बोलते हैं, फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समायोजन। मजा आ रहा है, सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं। चलो एक और वर्ड करवाते हैं, आज आपको क्लास में मिलेगा आर्डुअस। देखिए, ये वर्ड बना है आर्डर से, ओ यू आर भी लगता है या ओ आर भी लगता है।
आर्डर होता है इंटेंसिटी वाली कोई चीज, चाहे कोई इमोशन हो, चाहे कोई हेट्रेड हो, लव हो, है ना, कोई भी इंटेंसिटी वाला इमोशन होता है ना, उसको आर्डर बोलते हैं। अब देखो आर्डुअस कौन सी चीज होगी भाई साहब, जिसमें बहुत इंटेंसिटी हो, चाहे जो कोई काम हो ऐसा जो एफर्ट मांगता हो, कोई बात हो ऐसी जिसको करने में आपको डर लगता हो, कोई भी ऐसी चीज जिसके नाम को सुन के आपको लगे यार मुश्किल है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या करूंगा पर मुझे मेहनत लगेगी, ऐसी चीजों को बोलते हैं अंग्रेजी में आर्डुअस। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज एन आर्डुअस टास्क। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना एक डिफिकल्ट या आर्डुअस टास्क है, मुश्किल काम है, श्रम साध्य काम है। चलिए इसके लिए एक अच्छा वर्ड अंग्रेजी में डॉन्टिंग। इसके नाम में ही डोंट आ रहा है, डोंट मतलब मत करो, ऐसे याद रखना इसको। डॉन्टिंग काम वो है जिसको सुन के आपका दिमाग कहे मत कर भाई मत कर, तेरे से नहीं होगा। डॉन्टिंग बड़ा ही मुश्किल काम। स्ट्रेनियस भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, कोई काम ऐसा हो जो आपको तनाव में ला दे, स्ट्रेनियस। ठीक है, लेबोरियस जिसमें लेबर लगा हो, मेहनत लगी हो, सारे वर्ड ऐसे ही बने हुए हैं, कनेक्टेड हैं। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। फिर एक वर्ड आएगा आज का प्रैग्मेटिक, और ये वर्ड जो है ना प्रैक्टिकल से बहुत मिलता जुलता है। प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, और वही होता है प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक वो चीजें हैं जिसमें आप अपने सिद्धांतों को त्याग करके, छोड़ करके जो जरूरी है वो काम करते हैं। एंडिंग द यूएस वॉर, ईरान यूएस वॉर इज द ओनली प्रैग्मेटिक वे टू एड्रेस एनर्जी क्राइसिस। एंड करना यूएस और ईरान की वॉर को अकेला एक व्यवहारिक तरीका है इस एनर्जी क्राइसिस को एंड करने का, इस समस्या को से निजात पाने का। एनर्जी क्राइसिस आप समझते हैं, आज ही एलपीजी के दाम बढ़े हैं, शायद 3,000 रुपये का सिलेंडर हो गया है जो होटलों में मिलता है ना आपको, कमर्शियल वाला। तो ये वॉर की वजह से ही है। तो एंड करोगे वॉर को, वही सूटेबल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका एनर्जी क्राइसिस से जूझने का। चलिए इस वर्ड में देखने वाला कुछ था नहीं ज्यादा, सिवाय इसके एक सिनोनिम के जो है एक्सपीडियंट। बड़ा अच्छा सिनोनिम है प्रैक्टिकल के लिए, एक्सपीडियंट। चलिए एक और वर्ड आएगा लास्ट, प्रोलिफरेशन। ये आप झाड़ पत्ते देख रहे हो, ये किसी ने उगाए नहीं है, जंगलों में अपने आप उग जाते हैं ये। जब भी कोई चीज बहुत बड़ी मात्राओं में एक साथ पनपने लगे, उगने लगे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोलिफरेशन। जैसे इस एरिया में वेजिटेशन का प्रोलिफरेशन हो गया, वेजिटेशन यानी पेड़ पत्ते। ठीक है, फोटो से थोड़ा कनेक्ट कर पाओ तो अच्छा, इसलिए लाता हूं फोटोज वगैरह। प्रो प्लस में लाइफ से बना है प्रोलिफरेशन, जहां लाइफ ही लाइफ प्रो हो जाए, सपोर्ट में आ जाए, ग्रो करने लगे, प्रोलिफरेशन कहलाता है। चलो अब इसको मैं यूज करके दिखाता हूं। The unchecked proliferation of AI image generation tools has raised serious ethical concerns. जो बिना चेक का, बिना लगाम का, बेलगाम प्रोलिफरेशन है या व्यापक वृद्धि है एआई की इमेज बनाने वाले टूल्स में, उसने खड़ा कर दिया है, रेज कर दिया है बहुत ही सीरियस या गंभीर एथिकल कंसर्न्स को या नैतिक चिंताओं को। ठीक है, तो व्यापक वृद्धि इसको आप बोल सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेस आर्टिकल। चलिए एक समरी आपको दे इस आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए रिसेंटली भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है न्यूजीलैंड नाम के देश के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है अब न्यूजीलैंड के लोग, वहां की कंपनियां भारत में आकर के सामान बेच पाएंगी, और हम भी जाएंगे और न्यूजीलैंड में हमारे एक्सपोर्टर्स जो है एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे। देखने सुनने में ये एग्रीमेंट जो है लगता है कि कुछ खास नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की आबादी है 50 लाख, हम 150 करोड़ के लोग, 150 करोड़ की आबादी वाले 50 लाख लोगों के साथ में अगर एग्रीमेंट करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है इससे, कह रहा। लेकिन इसको ऐसे मत देखो, ये 7वां या 8वां एग्रीमेंट है एक सीरीज का। ऑलरेडी हम 7 एग्रीमेंट बड़े बड़े कंट्रीज के साथ कर चुके हैं, और हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाने का काम करता है। अब सारे गेन्स कंपाउंड होकर हमारे पास आते हैं। तो आइसोलेशन में देखोगे तो ये छोटा सा है, और अगर बड़ी तस्वीर देखो तो भारत एक के बाद एक एग्रीमेंट करता जा रहा है इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक तो है, आशावादी तो है, लेकिन कॉशन भी जता रहा है साथ में कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाया करो छोटे छोटे एग्रीमेंट से। हाँ, लेकिन होना अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, शुरू करें आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को कर लो पॉज, जितना मीनिंग निकले निकालो इसका, फिर मिलके पढ़ते हैं ताकि आपको पता लगे कहां कमी थी। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं, आप वीडियो तो पॉज कर सकते हो, जितना चाहिए हो टाइम ले लेना। कह रहा है द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दो seemingly underwhelming in isolation, given New Zealand's relatively diminutive economic scale and marginal share in India's trade, acquires significance. एक ही सेंटेंस देखो कितना बड़ा, देखो ये सेंटेंस पता है कितना है, सेंटेंस इतना ही है।
इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्वायर्स सिग्निफिकेंस। भारत न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये पा लेता है, एक्वायर कर लेता है महत्वपूर्णता को, सिग्निफिकेंस को, इंपॉर्टेंस को। अच्छा, कैसे पा लेता है? अब ये बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो कॉमा के बाद कह रहा है जी ये पा लेता है, हालांकि जो कि ये सीमिंगली या दिखाई देने वाले तौर पे काफी अंडरवेलमिंग है, जरूरत से काफी फीका है। और कैसे है? आइसोलेशन में अगर देखा जाए, अलग करके इसको देखा जाए। और क्यों कह रहा है? वो इसलिए क्योंकि गिवन देखते हुए न्यूजीलैंड के तुलनात्मक तौर पे छोटे इकोनॉमिक स्केल को या आर्थिक लेवल को, डिमिनिटिव आपको पता है छोटा, और हमारा जो इसका जो मार्जिनल सा शेयर है, छोटा सा हिस्सा है भारत के ट्रेड में। कह रहा है जी अगर इस हिसाब से देखें तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हालांकि जो दिखने में बहुत अंडरवेलमिंग लगता है, फीका सा लगता है, देखते हुए इस चीज को कि न्यूजीलैंड का आकार बहुत छोटा है, उसकी आबादी बहुत छोटी है, उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी है और भारत के साथ उसका ट्रेड भी बहुत छोटा है, कह रहा है फिर भी ये एक्वायर करता है सिग्निफिकेंस। अब देखो क्यों करता है, आगे बताएगा। कह रहा है वो तब करता है व्हेन सिचुएटेड विद इन इंडियाज रीसेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रेड पैक्ट्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कह रहा है ये तब एक्वायर करेगा सिग्निफिकेंस को, महत्वपूर्णता को, जब ये सिचुएटेड होगा या रखा जाएगा। और कहां पे? इस चीज के अंदर, विद इन। और किसके अंदर? भारत के हाल ही में हुए व्यापक वृद्धि के अंदर, प्रोलिफरेशन के अंदर, जो है ट्रेड पैक्ट्स का। और कब हुआ है? पिछले कई सालों के दौरान, ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा सेंटेंस है। 3-4 सेंटेंसेस को हमने जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। आर्टिकल पढ़ोगे ना, पढ़ने में आसान है, हमने इसका पावर पंच वर्जन बनाया है, ठीक है ना, तो मुश्किल लगेगा पढ़ने में। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट वो पकड़ते रहना। भारत न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि जो देखने में बड़ा फीका सा है अगर वो आइसोलेशन में देखा जाए, और वो इसलिए क्योंकि देखते हुए इस चीज को गिवन न्यूजीलैंड का छोटा सा तुलनात्मक तौर पे जो इकोनॉमिक स्केल है या साइज है, और इसका मार्जिनल यानी हाशिए पे ना के बराबर जो शेयर है भारत के ट्रेड में, लेस देन 1%। कह रहा है ये एग्रीमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्वायर कर लेता है महत्वपूर्णता को। और कब? जब ये घटना होती है। और कौन सी घटना? जब ये सिचुएटेड हो, जब ये एग्रीमेंट रखा जाए इस दायरे में, विद इन, और किसके अंदर? भारत की उस व्यापक वृद्धि के दायरे में, प्रोलिफरेशन में, जो ट्रेड पैक्ट्स का हो रहा है पिछले कई सालों के दौरान। ऐसे बनाए सेंटेंस। चलिए, अग्रीमेंट की वो है एक्वायर्स सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, प्रोलिफरेशन यानी व्यापक वृद्धि, तेजी से, है ना, ग्रोथ, सीमिंगली यानी सीम किए जाने वाले तौर पे, देखने वाले तौर पे, आइसोलेशन यानी किसी चीज को एकदम सेपरेट कर देना, अलग कर देना। गिवन का मतलब आपको पता है देखते हुए। अंग्रेजी में गिवन वर्ड, वैसे तो गिवन का मतलब है दिया हुआ, है ना, आई हैव गिवन अ पीस ऑफ एडवाइस, मैंने उसको एक एडवाइस दी हुई है। पर गिवन जब प्रेपोजिशन का काम करे तब इसका मतलब होता है देखते हुए। डिमिनिटिव आपने देख लिया, जो साइज में, आकार में, मात्रा में, इंपॉर्टेंस में छोटा हो। मार्जिनल का मतलब होता है जो हाशिए पे हो। भाई ये पूरा पेपर है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, साइड में जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ये है हाशिया। तो ये पूरा भारत का व्यापार है, सबसे होता है, साइड में थोड़ा सा हिस्सा है न्यूजीलैंड का, इसको बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है, मार्जिन पे। चलिए आगे बढ़े। अब ये द क्यों लगा हुआ था, याद रखें, जब भी कोई कंट्री का नाम आ जाए और उसके आगे कोई और नाउन लगा हो तो फिर जो द लगा होता है वो उस नाउन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह है न्यूयॉर्क, इसके आगे द नहीं लगेगा, लेकिन आप जब लिखते हो न्यूयॉर्क सिटी तब आप इसके आगे द लगा देते हो। एक जगह है जयपुर, जयपुर के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन आप बोलते हो जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से जयपुर के आगे द लग जाएगा, क्योंकि वो द कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है, ये द अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, ये द सिटी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखें, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आगे जब कोई और नाउन रखा हो, अगर उस नाउन को द की जरूरत हो तो वो बिंदास उस जगह के नाम के आगे द ले लेगा, अगर उसको जरूरत है तो ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं। कह रहा है दिस अग्रीमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन ड्रिवन बाय लेसन्स फ्रॉम द पैंडेमिक एंड यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटीज। कह रहा है ये जो अग्रीमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है एक और ज्यादा बड़े यानी ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन को, या हमारी स्ट्रेटेजी में एक नए एडजस्टमेंट को। और ये वो रिकैलिब्रेशन है, एडजस्टमेंट है जो ड्रिवन है, जो आगे ड्राइव हो रहा है, जिसको पुश किया जा रहा है उन सबक से, उन लेसन से, उन शिक्षाओं से जो हमें एक तो मिली हैं पैंडेमिक से,
और दूसरी मिली है अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ की अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटीज से। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? विच हैव अंडरस्कोर्ड द इंपेरेटिव ऑफ डाइवर्सिफाइंग बोथ सप्लाई चेन्स एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। कह रहे ये दो वो चीजें हैं जिन्होंने अंडरस्कोर कर दिया है। अंडरस्कोर करना यानी हाईलाइट करना, किसी चीज पे जोर डालना, रोशनी डालना। ये दो वो खराब चीजें थी, पैंडेमिक और यूएस की अनसर्टेनिटी, जिन्होंने रोशनी डाल के हमें दिखा दिया है उस इंपेरेटिव को, जरूरत को, नीड को। इंपेरेटिव होती है नेसेसिटी, जो है डाइवर्सिफाई करने की या फैला देने की, दोनों ही चीजों को, हमारी सप्लाई चेन्स को और हमारी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशंस को। तो पैंडेमिक में क्या हुआ? चाइना में चमगादड़ की वजह से फैल गई, चाइना से जो है सप्लाई चेन खत्म हो गई अचानक से, रातों रात। चाइना से दवाइयां आनी बंद हो गई, जो सारा इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट रहता है, दिवाली के पटाखों से लेकर के फार्मास्यूटिकल एपीआई तक। तो वहां से हमें पता लगा कि सप्लाई चेन को चाइना पे निर्भर नहीं करना है। फिर कभी किसी दिन वो फिर कोई चमगादड़ खा लेंगे तो हमारा सारा काम यहां रुक जाएगा। और दूसरा, अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो उससे हमें पता लगा हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन को भी हमें फैलाना है, एक ही कंट्री पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये सबक हमें मिले थे और यही एग्रीमेंट हमें इन सबकों को दिखाता है। समझ पाए इस सेंटेंस को? एग्रीमेंट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स। रिकैलिब्रेशन आप समझ गए हैं, रीएडजस्टमेंट। पैंडेमिक वो कोविड की बात कर रहा है। यूएस का टैरिफ, टैरिफ की स्पेलिंग देख लेना, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। विच आया है अनसर्टेनिटीज और पैंडेमिक के लिए। विच की वर्ब है हैव अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना। इंपेरेटिव एक बहुत कॉमन सा और अच्छा वर्ड है, बहुत जरूरी चीज को, नेसेसिटी को, आवश्यकता को, रिक्वायरमेंट को इंपेरेटिव बोलते हैं। जो करना ही पड़ेगा, जो लाना ही पड़ेगा, वो होता है इंपेरेटिव। कह रहा है जी, वाइल रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइना विच अकाउंट्स फॉर अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इंपोर्ट्स रिमेन्स आर्डुअस, इंक्रीमेंटल डाइवर्सिफिकेशन इज प्रैग्मेटिकली वैल्यूएबल। कह रहा है जहां ये चीज भी है, रिड्यूस करने का जो काम है हमारी डिपेंडेंस को या निर्भरता को चाइना पे, और वो चाइना जो अकाउंट फॉर करता है, हिसाब देता है। अकाउंट फॉर पता है आपको? फ्रेजल वर्ब, किसी चीज का हिसाब देना। ये वो चीन है जो हिसाब देता है एक बहुत बड़े हिस्से का हमारे इंपोर्ट्स के। अगर दुनिया से हम 100 रुपए का माल मंगाते हैं तो शायद 40 रुपए का माल जो है चाइना हमें देता है, पैसे लेके देता है ऑफकोर्स, लेकिन चाइना पे डिपेंडेंट है हम 40% माल अलग सेक्टर्स में लाने के लिए। तो कह रहे हैं जहां रिड्यूस करना जो है ना चाइना पे अपनी निर्भरता को, इंपोर्ट्स को लेकर के, वो अभी भी एक आर्डुअस सा काम है, बड़ा कठिन काम है, मुश्किल है वो। इतना सारा माल हम दूसरे से कैसे लें? कह रहे हैं वहीं पे इंक्रीमेंटल जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन आपने देख लिया, फैला देना। चाइना की जगह थोड़ा माल मंगोलिया से ले लिया, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, थोड़ा न्यूजीलैंड से ले लिया। कह रहे हैं वहां थोड़ा थोड़ा जो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रैग्मेटिकली या फिर व्यवहारिक तौर पे बड़ा काम आएगा, वैल्यूएबल होगा। तो रातों रात चाइना से निर्भरता खत्म नहीं हो सकती, लेकिन साल दर साल 10-10, 5-5, 2-2% करके अलग अलग कंट्री पे हम सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर दें तो धीमे धीमे ये काम किया जा सकता है। चलिए, रिड्यूसिंग की वर्ब है रिमेन्स, डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, ये बना हुआ है आर्डुअस। आर्डुअस आपने देख लिया, बड़ा कठिन। विच आया चाइना के लिए, वर्ब है इसकी अकाउंट्स फॉर। डाइवर्सिफिकेशन की वर्ब है इज, प्रैग्मेटिकली यानी व्यवहारिक तौर पे, इंक्रीमेंटल यानी थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं, पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। कह रहा है जी कंकरेंटली एक्सपैंडिंग एक्सेस टू मार्केट्स सच एज द यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोपियन यूनियन एटसेट्रा equips our exporters with vital opportunities amid global volatility। कह रहा है जी इसी के साथ में concurrently, देखिए करंट यानी प्रेजेंट, कन मतलब साथ में, concurrently का मतलब होता है साथ ही साथ। कह रहा है साथ ही साथ अगर एक्सपेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए हमारी पहुंच को ऐसे बाजारों की तरफ जैसे कि यूएई का बाजार, ऑस्ट्रेलिया का बाजार, यूके का बाजार, यूरोपियन यूनियन का बाजार। कह रहा है ये बढ़ा देने का जो एक्सेस का काम है ना हमारा, ये इक्विप करेगा, सक्षम बनाएगा, इक्विपमेंट देगा हमारे एक्सपोर्टर्स को, निर्यात करने वाली कंपनियों को। और किस चीज के साथ? बड़ी ही वाइटल अपॉर्चुनिटीज के साथ इक्विप करेगा जो है ग्लोबल वोलेटिलिटी के बीचों बीच, या वैश्विक जो है अनिश्चितता के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ रहा है, अलग अलग जगह हम बेच पाएंगे, कुछ सारा यूएस की जगह नहीं जाएगा, यूएस की जगह हम यूके, यूएई भेजेंगे। तो हमारे एक्सपोर्टर्स के पास एक नया इक्विपमेंट आ गया, ऐसा समझ लो। नए बाजार जो है इक्विपमेंट का काम करेंगे, वो एक्सपोर्टर्स को सक्षम बनाएंगे कि उनको नए मौके मिले दुनिया में अस्थिरता के चलते। चलिए, एक्सपेंडिंग की वर्ब है जीरंड है, वर्ब है इसकी इक्विप्स। इक्विप समवन विद समथिंग, किसी चीज को किसी चीज से लेस करना।
किसी चीज को किसी चीज से जोड़ना, है ना, सक्षम बनाना, ताकत देना। चलिए आगे बढ़े। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या जरूरी। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब थोड़ा ग्रामर को भी देखते जाएंगे साथ साथ। कह रहा है द अग्रीमेंट्स सब्सटेंटिव स्ट्रेंथ्स लाई इन न्यूजीलैंड्स इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ ऑल गुड्स टैरिफ्स। कह रहे ये एग्रीमेंट जो है इसका इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी मजबूती है वो लाई करती है, छुपी हुई है, रखी हुई है न्यूजीलैंड के फटाफट से होने वाले रिमूवल पे, एलिमिनेशन पे, जो है सारे गुड्स पे टैक्सेस का, सारे सामान पे टैरिफ्स का। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यही है इसमें। छोटा देश है न्यूजीलैंड, लेकिन उसने बोला हाथों हाथ आज से कोई भी सामान भारत का आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। कह रहा है जी इंडिया सक्सेसफुल इंसुलेशन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डेयरी। दूसरी चीज है भारत ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से जो इंसुलेशन किया है, प्रोटेक्शन किया है, अलग करके रखा है हमारे संवेदनशील सेक्टर्स को, जैसे कि दूध वाला सेक्टर, डेयरी। और तीसरा अ फैसिलिटेटिव कमिटमेंट टू चैनल $20 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स ओवर 15 ईयर्स। एक फैसिलिटेटिव या फैसिलिटी देने वाला जो कमिटमेंट भी आया है, वादा आया है न्यूजीलैंड की तरफ से कि वो चैनल करेगा या डायरेक्ट करेगा, चैनलाइज करेगा, भेजेगा $20 बिलियन के निवेश को भारत में अगले 15 सालों में। तो ये छोटा सा एग्रीमेंट जो है इन तीन चीजों को देखे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड कह रहा है भारत की किसी चीज पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, लाओ और बेचो। भारत ने न्यूजीलैंड को कैसे भी करके मना लिया है कि हमारे डेयरी सेक्टर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हमारे किसानों का और पशुपालकों का जो दूध है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो वही बिकेगा भारत में, न्यूजीलैंड से आगे कोई दूध नहीं बेचेगा यहाँ। ठीक है, तो हमने इंसुलेशन कर दिया, डेयरी को अलग कर दिया हमने। और तीसरा एक वादा भी ले लिया है, फैसिलिटेटिव सा कमिटमेंट है न्यूजीलैंड का कि 15 साल में लगभग $20 बिलियन, कितने हो गए, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए मान लो, भारत में वो निवेश करेगा। चलिए स्ट्रेंथ्स की वर्ब है लाई। लाई का मतलब होता है रखा हुआ होना, छुपा हुआ होना, है ना। टैरिफ आप समझते हैं। इंसुलेशन यानी अलग थलग करने का काम, जैसे हमने डेयरी सेक्टर को कर दिया है। फैसिलिटेटिव यानी जो फैसिलिटी दे, जो आसान बनाए, जो सहूलियत दे। तो कमिटमेंट जो है फैसिलिटेटिव है, सहूलियत वाला है। चैनल करना, डायरेक्ट करना, किसी दिशा में मोड़ना। कह रहा है जी ऑल्दो सच कमिटमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग। कह रहा है हालांकि ये जो कमिटमेंट है ना, ये वादे बाइंडिंग नहीं होते। बाइंडिंग मतलब जो पूरे करने पड़ेंगे, जो मैंडेटरी हो, बोल दिया तो बोल दिया, है ना। कह रहा है ये कोई वादे वैसे वाले वादे नहीं है न्यूजीलैंड के कि करेगा ही करेगा। कह रहा है जी बाइंडिंग गारंटीज तो नहीं है। देयर इंक्लूजन सिग्नल्स डिप्लोमेटिक एफिकेसी एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। कह रहा है फिर भी इन वादों का, इन कमिटमेंट्स का जो इंक्लूजन है स्ट्रेट डील में, ये सिग्नल करके हमें बताता है एक तो कूटनीतिक असरदार जो है एफिकेसी को, असर को, और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटेंट को, स्ट्रेटेजी को लेकर के क्या इरादा है हमारा और न्यूजीलैंड का। बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं, मतलब दिल में दोनों की अच्छाई है, दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। तो चाहे अब ये 15-20 बिलियन लाएं या ना लाएं, बस ये पता लग गया कि न्यूजीलैंड एक अच्छे अलाय या मित्र मुल्क की तरह, दोस्त की तरह हमारे साथ डील कर रहा है। चलिए कमिटमेंट्स की वर्ब है आर। बाइंडिंग का मतलब होता है, जो समझ गए होंगे आप, है ना, जरूरी हो। इंक्लूजन यानी शामिल करना इस चीज को, इसकी वर्ब है सिग्नल्स। एफिकेसी यानी असर। स्ट्रेटेजिक यानी जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देश की रणनीति के हिसाब से जुड़ा हो। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट करवाएं आपको। क्या इन तीन वर्ब्स के बीच का डिफरेंस बता सकते हो आप मेरे को? लाई, ले और लाई। चलिए देखिए, लाई जो पहली वाली वर्ब है ना, इसका मतलब होता है रखा हुआ होना, लेटा हुआ होना, छुपा हुआ होना। जैसे किताब रखी होती है मेज पे, जैसे आप लेटे हुए होते हो सोफा पे, जैसे कोई चीज पड़ी होती है किसी दूसरी चीज के नीचे, बेड के नीचे आपका पेन पड़ा है। समझ पा रहे हो ना, कोई भी चीज कहीं रखी हो, छुपी हो, बिछी हो, उसको बोलते हैं लाई करना। जैसे स्ट्रेंथ्स जो है हमारी रखी हुई हैं इस न्यूजीलैंड के एलिमिनेशन वाले काम में। तो रखा हुआ होना लाई, सेकंड फॉर्म है ले, थर्ड फॉर्म है लेन। अब देखो दूसरा कौन सा वर्ब है, दूसरा है ले। ले का मतलब होता है रख देना। जैसे आपने कुर्सी को मेज पे रखा, या किताब को कुर्सी पे रखा, रखी नहीं हुई, वो रख दिया, आपने काम किया। तो ये रखने वाला काम करती है, ये रखे हुए की बात बताती है। रखने वाली वर्ब है ले, लेड और लेट। तीसरी कौन सी है? तीसरी है लाई। लाई ये तीसरी वर्ब जो है ना, इस पहली वाली से अलग है। लाई का तीसरी का मतलब है झूठ बोलना। सेकंड फॉर्म है लाइड, थर्ड फॉर्म है लाइड। अब आप ये मत पूछना सर लाई लिखा हो तो मैं कैसे समझूंगा कि रखने की बात हो रही है या झूठ बोलने की बात हो रही है। कॉमन सेंस से
इसीलिए तो मीनिंग निकाल रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। सेंटेंस का मीनिंग निकालो और फिर कॉमन सेंस लगाओ कि किसी चीज को रखने की बात हो रही है या झूठ बोलने की बात हो रही है। अगर ये मोटा मोटा मीनिंग भी नहीं निकाल पा रहे हो तो ग्रामर किसी काम की नहीं है। ग्रामर तो पहले गाड़ी आती है कि घोड़ा आता है? पहले घोड़ा आता है ना, फिर पीछे गाड़ी आती है। गाड़ी ले आओगे तो अपने आप थोड़ा ना चल पड़ेगी बिना घोड़े के। तो ये घोड़ा है, ये रीडिंग जो है घोड़ा है, और ये गाड़ी है, तो गाड़ी पहले आएगी नहीं बाद में आएगी, पहले घोड़े को पकड़ो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन निकालने का कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है। तरीका यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेंटेंस को देखो और उसका मीनिंग निकालो। चलो अब इन तीनों में फर्क क्या है देख लिया आपने, इनको यूज करके देखते हैं सेंटेंसेस में। द गर्ल लाइड इन द बेड बिसाइड हर मदर। लड़की ने लाई किया बेड में अपनी माता जी के बिसाइड यानी बाजू में। अब ये लाइड किया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हैज हैव नहीं है, थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म है नहीं है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस का, लड़की ने झूठ बोला बेड में आके अपनी माताजी के बगल में। अब कहने को तो ये बात सही हो सकती है, बेड में आई होगी, लेटी होगी, फिर झूठ बोल दिया होगा, पर ऐसा होता नहीं ना। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि वो बेड में आकर के लेट गई अपनी मम्मी के पास, छोटी बच्ची थी, मम्मी के पास लेट गई। तो ये कॉमन सेंस बताएगा कि झूठ बोलने की बात नहीं हो रही थी, लेटने की बात हो रही है। और जब आप खुद लेटते हैं तो ले वर्ब का इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म में। तो गर्ल ले इन द बेड बिसाइड हर मदर, ये कॉन्सेप्ट है। द कंपनी हैज लेन टू ऑल इट्स क्लाइंट्स फॉर ईयर्स। कंपनी ने लेन कर दिया है सारे अपने क्लाइंट्स को कई सालों तक। अब लेन का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म। ये है लेटने वाली। इसका मतलब पता क्या हुआ? कंपनी लेट गई है अपने सारे क्लाइंट्स के सामने कई सालों से। नहीं बन पा रहा ना, सेंस से नहीं बन पा रहा, मीनिंग तो निकाल लोगे। तो अगर ऐसा है तो गलत है जी। कंपनी ने एक्चुअल में झूठ बोला अपने क्लाइंट्स को कई सालों से। कंपनियां काम करती हैं, तो कंपनी हैज लेन नहीं, झूठ बोलने वाली की लाइट। अब ये तीनों वर्ब्स की V1 V2 V3 आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई और तरीका नहीं है। आप सोचो कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, है ना, वो उससे आप एग्जाम में निकाल लोगे, नहीं। लेटने को लाई ले लेन, लेटाने को ले लेट लेट, और झूठ बोलने को लाई लाइड लाइट। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, होमवर्क है। द वर्कर्स हैव डैश द फाउंडेशन ऑलरेडी। वर्कर्स जो है फाउंडेशन को, बिल्डिंग के आधार को, नींव को पहले से ही ये कर चुके हैं। अब नींव को क्या करेंगे? डाल दो कमेंट्स में, गलत होगा सही होगा आपको फीडबैक कमेंट्स में मिलेगा। बढ़े आगे, चलो जी लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट फिनिश करो इसको। चलिए, कह रहा है इंडियाज प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म फर्दर रीइंफोर्सेस दिस ट्रेजेक्टरी। कह रहा है भारत का जो प्रपोजल है ना कि वो एस्टैब्लिश करेगा, भारत एस्टैब्लिश करेगा यानी नींव रखेगा, विकसित करेगा या बनाएगा एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म को, एक ऐसे मैकेनिज्म को, सिस्टम को जो डेडिकेटेड होगा इस काम के लिए, और इस काम है इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। भारत कोई वेबसाइट बना देगा, कोई मंत्रालय बना देगा कि न्यूजीलैंड के लोग आए भारत में, इस मंत्रालय से मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कह रहा है ये प्रपोजल जो है ना, ये और आगे फर्दर और आगे री इन्फोर्स करता है, मजबूत बनाता है इस पूरे ट्रेजेक्टरी को, दोनों के रिश्ते के जो है रास्ते को। ट्रेजेक्टरी होता है कोई पाथ, रास्ता, कोर्स या डायरेक्शन। कह रहा है जी एज टारगेटेड कैपिटल इनफ्लोज आर इंटीग्रल टू एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। वो इसलिए क्योंकि टारगेट लगा करके, लक्ष्य के साथ में जो कैपिटल के इनफ्लोज होते हैं, बाहर से निवेश जो आता है इनफ्लो होकर के कैपिटल का, वो जरूरी है, इंटीग्रल है, इनसेपरेबल पार्ट है हमारे एक्सपोर्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एक्सपोर्ट को हर जगह फैलाने के लिए। और किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग, मैक्रो यानी बड़े स्केल पे, आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के लिए, मजबूती के लिए। कह रहे ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बाहर से कोई कंपनी आए, टारगेट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, इस सेक्टर में करेंगे, उसी से हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे और बड़े स्केल पे इकोनॉमी का भला कर पाएंगे। कह रहा है ये कब? इवन एज द परसिस्टेंट चैलेंज ऑफ स्केलिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स अनसॉल्व्ड। कह रहा है ये सब तब, इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ। कह रहा है ये सब वहीं दूसरी तरफ जब लगातार बना हुआ परसिस्टेंट जो चैलेंज है स्केल करने का, बड़े स्केल पे बढ़ाने का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, वो बना हुआ है अनरिजॉल्व्ड, उस चैलेंज का कोई भी रिजोल्यूशन हमें नहीं मिला। तो भारत ग्रो कर रहा है तेजी से, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सारा सर्विस सेक्टर में होता है, और मैन्युफैक्चरिंग की में ग्रोथ ना होने की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही।
तो कह रहा है ये चैलेंज तो हमारे सामने बना ही हुआ है, पर अब ये जो टारगेटेड एक्सपोर्ट आएंगे ना, कैपिटल इनफ्लो आएगा न्यूजीलैंड से, उससे थोड़ा राहत हमें मिलेगा। लंबा सेंटेंस, प्रपोजल की वर्ब है री इन्फोर्स, फिर से इन्फोर्स करना, मजबूत बनाना किसी चीज को। ट्रेजेक्टरी होती है रास्ता, पाथ। फर्दर का मतलब होता है और आगे। इंटीग्रल मतलब जो अभिन्न हिस्सा हो, इनसेपरेबल पार्ट हो। इनफ्लोज जो है अभिन्न हिस्सा है इन सभी अच्छे अच्छे कामों का। ठीक है। परसिस्टेंट यानी लगातार बना हुआ, चैलेंज की वर्ब है रिमेंस। चलिए क्लास को करते हैं रैप अप। एक कॉन्सेप्ट और लाया था मैं, फार और फार वाला। दो वर्ब्स अंग्रेजी में, पहली है फार, दूसरी है फार। दोनों देखने में एक जैसी हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म दोनों और थर्ड फॉर्म दोनों की अलग है। इस फार की सेकंड फॉर्म है फार्दर, इसकी है फर्दर, इसकी है फारदस्ट, इसकी है फर्देस्ट। ये पहला वाला जो फार यूज होता है ये होता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए, और ये दूसरा वाला जो फर्दर वाला फार है इसका मतलब होता है और ज्यादा या एडिशनल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं ये घर जो है या ये जगह जो है इस जगह से और आगे है, फिजिकली आगे है, डिस्टेंस में आगे है, किलोमीटर में आगे है, तो मैं बोलूंगा फार्दर है। और वैसे मैं अगर आपको बोलूं कि और आगे मत बोलो, और ज्यादा मत बोलो, तो मैं आपको बोलूंगा डू नॉट स्पीक फर्दर। ठीक है। एडिशनल की बात हो और ज्यादा की बात हो तो फर्दर, और अगर डिस्टेंस की बात हो तो फार्दर। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने छोटा सा करके बता दिया, क्लास को लंबी नहीं करूंगा। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसको फॉर्मूला को अप्लाई करना। कल की क्लास में होपफुली ये कॉन्सेप्ट डिटेल में करवाएंगे। ठीक है। चलिए क्लास को रैप अप करें। इन तीनों को आप ट्राई देना कमेंट्स में, गलत होगा सही होगा मैं और मेरी टीम बैठे हैं, आपको फीडबैक देंगे। चलिए क्लास को करते हैं रैप अप। फटाफट अपने कुछ क्वेश्चन हैं इनको देख लो। ये एक पैराजंबल सेट है, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूं। पहले आप इसको खुद से ट्राई, तो वीडियो को कर लो पॉज, चाहे 10 मिनट चाहिए हो 10 मिनट ले लो। जब मैं बोलने लगूं तब तक आपका रीड किया होना और मीनिंग निकल जाना चाहिए। देखो जी, यहां आ रहा है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब नतीजन। यहां आ रहा है दिस शिफ्ट, दिस शिफ्ट का मतलब ये बदलाव। यहां आ रहा है एज, क्योंकि दिस एक्सपेक्टेशन ये वाली आशा। जब तक आप एक्सपेक्टेशन नहीं बताओगे तब तक ये सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। जब तक आप वो शिफ्ट या बदलाव नहीं बताओगे तब तक ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। जब तक आप नतीजन कोई बात नहीं लिखोगे तब तक ये नतीजन वाला सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता, ये भी फर्स्ट नहीं बनेगा। तो मुझे मेरा फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना था इन चारों में से, सीक्वेंस में जो सबसे पहले आएगा वो बनेगा फर्स्ट। लॉजिक लगाओ और अपना आंसर्स मैंने दिए नहीं है लेकिन ऑप्शंस में से एलिमिनेट करो। तो फर्स्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि दुनिया में जो ट्रेड के सिस्टम है ना, अक्सर वो निर्भर होते हैं स्टेबल सप्लाई चेन्स पे और ऐसे रिश्तों पे जो प्रेडिक्टेबल हों, जो पहले से आपके पक्के हुए हों। और वो इसलिए ताकि कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और मार्केट का एक्सेस मिल सके। ठीक है। कह रहा है जी हुआ क्या, कह रहा है जी जैसे ही ये एक्सपेक्टेशन जो है कमजोर होती है, जब कोई डिस्टर्बेंस आए, जैसे कि सप्लाई चेन का शॉक आ जाए या फिर टैरिफ से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तब तब दुनिया में जो अलग अलग मुल्क हैं वो सवाल उठाना खड़े कर देते हैं इसी रिलायबिलिटी पे जो है इस्टेब्लिश ट्रेड नेटवर्क्स की। दुनिया पहले क्या चाहती है कि ट्रेड नेटवर्क हमारा एस्टेब्लिश हो, हमें पता हो ये सामान चाइना से, ये आइटम ऑस्ट्रेलिया से, फिक्स हो हमारा। लेकिन कह रहा है जब भी कोई डिस्टर्बेंस आती है ना तो दुनिया को झटका लगता है, उनको लगता है यार फिक्स किया हुआ था, अब तो आ नहीं रहा, अब क्या करें। दुनिया अपने इस फॉर्मूला पे सवाल उठाने लगती है कि फिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कह रहा है जी इसके नतीजन क्या होता है, दुनिया को अकल आ जाती है। इससे दुनिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो परस्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट उनके डाइवर्सिफाइड हो, सब तरफ फैले हो। ये चाइना से नहीं आ रही तो ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रही तो साउथ कोरिया से मंगा लेंगे। तो ऐसे वो कोशिश करते हैं कि अपना डाइवर्सिफिकेशन करें। और कह रहा है जब उनको अकल आती है ना तो ये बदलाव जो है हाईलाइट करता है लिमिटेशन को या पाबंदियों को, सीमाओं को, कंसंट्रेटेड ट्रेड जो है डिपेंडेंसीज की, एक जगह पे फोकस जो है ट्रेड के रिश्तों की। बस ये आपका पूरा सेट बनना चाहिए था। मैंने आसान भाषा में बता दिया, हैवी लिफ्टिंग आपको करनी है, पहले खुद पढ़ लिया करो, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने पास, क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे। कह रहा है जी जो इंक्रीमेंटल डाइवर्सिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा करके जो फैलाने का काम है हमारी सप्लाई चेन्स को, डिपेंडेंसीज को, मार्केट एक्सेस को, कह रहा है उसको ऑथर की निगाह में इसको कैसे बताया गया है। ऑथर इसको कैसे बताता है, डिसमिस करता है ऑथर, इसको नजरअंदाज करता है। इनडिफरेंट है, ऑथर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, करो मत करो। क्रिटिकल का है, क्रिटिसाइज करता है ऑथर, या सपोर्टिव है लेकिन कॉशियस होकर के। ऑफ कोर्स ये तीनों चीजें नहीं है, कॉशियसली सपोर्टिव है ना। इंक्रीमेंटल डाइवर्सिफिकेशन से कुछ होगा नहीं, 5% ट्रेड अगर इधर से उधर ले गए, लेकिन 5-5 करके 20 साल में तो कुछ कर सकते हो ना।
सपोर्टिव है लेकिन कोशिश होने को बोल रहा है, सावधान होने को बोल रहा है कि छोटे से कुछ होगा नहीं लेकिन करते रहो। चलिए जी, ऑथर जो है भारत के सेंसिटिव सेक्टर के इंक्लूजन को या इंसुलेशन को क्यों मेंशन करता है? क्यों बताया गया इस आर्टिकल में कि भारत ने सक्सेसफुली अपना दूध वाला सेक्टर जो है न्यूजीलैंड की कंपनियों से बचा लिया? क्या फायदा हुआ इससे भारत को? ये दिखाने के लिए कि भारत के लोग जब अफसर नेता बाबू जो है जब एग्रीमेंट करने बैठते हैं तो उनके पास निगोशिएटिंग पावर होती है, वो मोल भाव बड़े अच्छे से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड अमीर देश है तो मान ली उसकी सारी बात, नहीं, पूरा अच्छे से निगोशिएट करते हैं ये, और जो हमारे लिए जरूरी है, किसानों के लिए, गरीब तबकों के लिए, वही काम करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने के लिए है ना इसने इसको मेंशन किया था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे क्विज के तौर पे जिनको आपको ट्राई देना है। टॉम इन ए ट्री कप क्या होता है? यहाँ पे 3 एरर्स मिलेंगी आपको, जो 2-3 कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं, है ना। मीडियोकर का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा। और लास्ट में जैसी चीज जो आपके इंटरेस्ट को सर्व करती हो, जो व्यवहारिक हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये 6 से लेकर के 9 तक, यानी कि 4 से लेकर 9 तक, यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे आपको। चेक करो और मेरे से अपने आंसर स्मैश करके बताना आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। 1 मिला हो, 2 मिले हो, 9 मिले हो, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर से अपने मार्क्स शेयर किया करो। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी फॉर्मेट में। अंटिल देन साइन आउट।